नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान विस्तार जीएस में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एडुटेरिया बुक के अंतर्गत बिहार का संपूर्ण इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 होगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार का सामान्य परिचय के बारे में चर्चा कर लिया था। आज हमारा बिहार का इतिहास है, जिसके अंतर्गत आज प्राचीन बिहार के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 होगा, तो चलिए देख लेते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी हो आप लोग को समझने में। देखिए, प्राचीन बिहार को कई खंड में बांटा गया है। इसका पार्ट है अलग अलग। पहले है पाषाण काल, उसके बाद वैदिक काल में इसको, फिर महाजनपद काल में, फिर बौद्ध और जैन धर्म में, बौद्ध और जैन धर्म, और मौर्य और गुप्त वंश। इसके बाद मध्यकालीन भारत चालू हो जाता है। तो चलिए प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत के बारे में। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। पहला स्रोत है पुरातात्विक और दूसरा स्रोत है साहित्यिक। पहला स्रोत क्या है बिहार का इतिहास जानने के लिए? पुरातात्विक। दूसरा साहित्यिक। चलिए पुरातात्विक स्रोत देख लेते हैं। इसमें क्या है कि पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरांद जो कि सारण में पड़ता है, सारण जिला में, चेचर वैशाली में पड़ता है, मनेर पटना में पड़ता है, सोनपुर सारण में पड़ता है, सोनपुर सारण से ताम्र प्रस्तर वस्तुएं और मृदभान प्राप्त हुए हैं, इसलिए इन्हें पुरातात्विक स्रोत कहा गया है। यहाँ से पुरातात्विक जानकारियाँ प्राप्त हुई है। मुंगेर से चिरांद जो कि सारण में है, चेचर जो कि वैशाली में है, मनेर जो कि पटना में है, सोनपुर सारण, यहाँ से पुरातात्विक स्रोत और मृदभान वगैरह पाए गए हैं। देख लेते हैं। मौर्यकालीन अभिलेख लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज और रामपुरवा आदि स्थानों से भी पुरातात्विक स्रोत प्राप्त हुए हैं। इससे बिहार का इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। बराबर की गुफाएं जहानाबाद में है, जो राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक, यहाँ से जो भी स्मारक प्राप्त हुए हैं, इससे भी बिहार के इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। खुदाई से प्राप्त सिक्के, मनके, मूर्तियाँ आदि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत हैं। अब साहित्यिक स्रोत के बारे में देख लेते हैं। प्रातात्विक स्रोत हम लोगों ने देख लिया, साहित्यिक स्रोत देख लेते हैं। साहित्यिक स्रोत में है रामायण, महाभारत, पुराण। अब बौद्ध रचनाएं में जैसे अंगुत्तर निकाय हो गया, दिग् निकाय हो गया, विनय पिटक हो गया, और जैन रचनाएं में देख लेते हैं भगवती सूत्र हो गया। भगवती सूत्र आदि प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं, जिससे बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे मेगास्थनीज जो बुक लिखे थे इंडिका, उससे भी जानकारियाँ प्राप्त होती है। फायन यहाँ पे आए थे, इत्सिंग आए थे, हुएनसांग आए थे। ये सब यात्रियों के वृतांत का अपने बुक में जो चर्चा किया गया है, उनसे भी बिहार के इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र और स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारियाँ प्राप्त होती है। अब देख लेते हैं। देखिए, हम लोगों ने बिहार के इतिहास के स्रोत को जान लिया, और प्राचीन बिहार को कई खंड में बांटा गया, जिसमें हम लोग सबसे पहले पाषाण काल को देखेंगे, फिर वैदिक काल, महाजनपद काल, उसमें आगे देखेंगे। पाषाण काल को हम लोग देख लेते हैं, बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, पाषाण काल है प्राग ऐतिहासिक काल में मानव द्वारा पाषाण को पत्थर काल भी कह सकते हैं या पेलोलिथिक काल भी कह सकते हैं, का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। प्राग ऐतिहासिक काल के जो मानव थे, वो पत्थर का प्रयोग करके शिकार अपना करते थे। पाषाण काल के प्रयोग करने वाले काल को पाषाण काल कहते हैं के रूप में जाना जाता है, या प्राग ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। पाषाण काल के पत्थरों का प्रयोग मानव विकास के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया जाए। पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, इनके पत्थरों के प्रयोग और मानव विकास के आधार पर। देख लेते हैं क्या इनका विभाजन है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल है, उसके बाद मध्य पाषाण काल है, उसके बाद नव पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल का अपना अलग बात है, मध्य पाषाण काल का अपना अलग बात है, और नव पाषाण काल का अपना अलग पहलू है। देख लेते हैं पूरा पाषाण काल का। इस काल में मानव आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। आखेटक माने शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। जैसे शिकार किए, आखेट किए और उसको एक रिजर्व करके भोजन को या खाद्य को रखते थे, ताकि जब भी कभी मुसीबत का समय आए तो उसको यूज कर सके। जैसे कि हो गया बाढ़ आ गया, या तो वर्षा हो गया, या तो बहुत ज़्यादा धूप वगैरह, या कह सकते हैं ऐसे बारिश वारिश में, उसमें शिकार नहीं मिलता था, इसलिए खाद्य उसको संग्रह करके रखते थे। इसलिए पूरा पाषाण के लोग खाद्य संग्राहक थे। दक्षिण बिहार में मुंगेर, नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। क्या है? दक्षिण बिहार। एक बिहार को 2 भागों में बांटा गया है, दक्षिण बिहार और उत्तरी बिहार। तो दक्षिणी बिहार में मुंगेर, नालंदा पड़ता है। यहाँ से बड़े खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं, 1 लाख ईसा पूर्व पहले के हैं। मध्य पाषाण काल देख लेते हैं।
मध्यपाषाण काल, इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक एवं पशुपालक थे। आप लोगों ने इसकी उसमें पुरापाषाण काल में मनुष्य आखेटक थे और खाद्य संग्राहक थे, आखेट करते थे और अपना भोजन संग्रह करके मुसीबत के समय यूज करते थे। अब मध्यपाषाण काल में हुआ कि लोग आखेट भी करते थे, खाद्य संग्रह करते थे, उसके साथ साथ पशुपालन का भी काम करते थे, ताकि पशुपालन, सबसे पहले पशुपालन मध्यपाषाण काल में शुरू हुआ। और सबसे पहले कुत्ता को आप लोग जानते ही होंगे, कुत्ता को सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया था। तो मानव द्वारा पहला पालतू पशु कुत्ता था। क्या था? कुत्ता को बनाया गया था। इस काल में मानव, देखिए हम लोगों ने कुछ फैक्ट को अलग से शामिल किया है। इस काल में मानव का साक्ष्य, सबसे पहले मानव का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? भीमबांध से। कहाँ? भीमबांध, जो कि मुंगेर में है। भीमबांध कहाँ है? अभी वर्तमान में मुंगेर में है। दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं। जैसे सबसे पहले पुरापाषाण काल में लोग पत्थर वगैरह से शिकार करते, अपना आखेट करते थे। धीरे धीरे उनका विकास होता गया और वो पत्थर को ही घिस कर नुकीला बनाते गए और उससे उनको शिकार करने में आसानी हुई, इसलिए पत्थर के औजार वो रखने लगे थे। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। नवपाषाण काल के बारे में बात कर लेते हैं। इस काल में मानव खाद्य उत्पादक हो गया था, मतलब पशुपालन भी करने लगे थे और खाद्य उत्पादक अपने से। पहले तो पुरापाषाण काल में और मध्यपाषाण काल में खाद्य संग्राहक थे, लेकिन नवपाषाण काल में क्या हुआ? उनका विकास हुआ, धीरे धीरे उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और अब खाद्य उत्पादन भी करने लगे थे, मतलब बीज बो के वो खाद्य उत्पादन करते थे, जिससे कि उनको खाद्य संग्राहक करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। मानव जो कि पहले घुमंतु जीवन जीते थे, अब मानव बस्तियों में जीने लगे थे, घर बनाकर रहने लगे थे। नवपाषाण काल के अवशेष बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त होते हैं। अभी जो वर्तमान में मैदानी भाग है वहाँ से नवपाषाण काल के अवशेष वहाँ से प्राप्त हुए हैं। चिरांद जो कि सारण में है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो हमारे आंसर में चिरांद होता है, चेचर है और मनेर है और सनवार रोहतास है। ये तीनों को याद रखिएगा, चिरांद, चेचर, मनेर, सनवार से पत्थर एवं हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या औजार प्राप्त हुए हैं। एक और याद रख लीजिएगा, हम लोगों ने ऐड किया है इसको, जेठियन गया में है, जहाँ यहाँ से भी नवपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कैमूर की पहाड़ियों में, जैसे कि कैमूर की पहाड़ियों, नवादा, जमुई से भी गुफा के चित्र प्राप्त हुए हैं। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। इसके बाद देखिए, पाषाण काल को हम लोगों ने 3 भाग में बांटा था, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। उसके बाद आ गया हमारा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में चिरांद, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर, सनवार आदि से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। चिरांद कहाँ है? सोनपुर, सारण में है। अब देख लेते हैं, इस काल में पत्थर के औजार के अतिरिक्त ताम्र में तांबा, क्या होता है? तांबा हो गया, ताम्र का उपयोग के प्रमाण मिले हैं, इसलिए इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। हम लोगों ने पाषाण काल को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। हम लोग अब वैदिक काल की ओर अग्रसर होते हैं। वैदिक काल है कि आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं या वैदिक काल किसे कहते हैं? आर्य द्वारा जो स्थापित सभ्यता थी उसे ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है, इसलिए इन्हें वैदिक काल भी कहा जाता है। आर्यों ने ही वेद का निर्माण किया था, इसलिए इन्हें वैदिक सभ्यता कहा जाता है। वैदिक सभ्यता को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? पूर्व वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच में है। तो कितना हो गया वैदिक काल? 1500 से लेकर 600 BC तक पूरा टोटल पीरियड हो गया वैदिक काल का। देख लेते हैं आगे। पूर्व वैदिक और ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार क्षेत्र में नहीं है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो पूर्व वैदिक या जिसे ऋग वैदिक सभ्यता कहते हैं उसका विस्तार बिहार तक अभी नहीं हुआ था। आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में जब लोग अपना विकास किए और अलग अलग जगह उनकी जनसंख्या बढ़ी तो वो बिहार क्षेत्र की ओर अग्रसर हुए थे। तो उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो बिहार में भी साक्ष्य इसके मिलते हैं उत्तर वैदिक काल के। देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार गंडक नदी, देख रही गंडक नदी अभी उत्तर प्रदेश और अधिका सीमा है कि नदी तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ था, जिसे उत्तरी बिहार गंडक नदी तक इनका विस्तार हुआ था आर्यों का। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में हुई है। कहे क्वेश्चन आएगा कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा किस पुस्तक में मिलती है, तो आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण में। लगभग 800 ईसा पूर्व में रचना इसकी हुई थी, शतपथ ब्राह्मण की। इसमें बिहार की चर्चा विदेह किसे कहते हैं? जो नॉर्थ बिहार का तराई रीजन है, मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, मिथिला क्षेत्र, ये सब विदेह के क्षेत्र में आता था, जो कि तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ऋग्वेद में बिहार को कीकट या ब्रात शब्द से संबोधित किया गया है।
ऋग्वेद में बिहार की चर्चा मिलती है, ऋग्वेद में मगध की भी चर्चा मिलती है। ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा गया था? कीकट क्षेत्र या ब्रात क्षेत्र। क्या ध्यान में रखना है आपको कि ऋग्वेद में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? कीकट या ब्रात शब्द से जाना जाता था। बरहा पुराण एक पुराण होता है। कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया, इसमें कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, महाजनपद काल के बारे में बात कर लेते हैं। क्या महाजनपद काल के बारे में बात कर लेते हैं। प्रारंभ में छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। महाजनपद काल के पहले छोटे छोटे कबीले राजनीतिक केंद्र होते थे। कबीलों का आकार वृद्धि के कारण राजनीतिक उत्थान हुआ। कबीलों में आकार में वृद्धि हुई जिससे कि उनका राजनीतिक उत्थान हुआ और जन्म वहाँ, जिससे कबीलों का विस्तार जन के रूप में, उसके बाद जनपद के रूप में तथा अंत में महाजनपद। पहले कबीला, उसके बाद जन के रूप में इनका विस्तार हुआ, उसके बाद जनपद, उसके बाद महाजनपद के रूप में विस्तार हुआ। इन महाजनपदों का विस्तार उत्तर भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत में था। दक्षिण भारत में यहाँ ध्यान में रखना, दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद का प्रमाण मिलता है। यह महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु था। यह महाजनपद ही भारत में राजनीतिक उत्थान का केंद्र बिंदु था। बौद्ध ग्रंथ महाजनपद काल की और जानकारियाँ कहाँ से मिलती है हमें? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से महाजनपद काल की जानकारियाँ मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारियाँ मिलती है। किससे? बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय हो गया और जैन धर्म का भगवती सूत्र हो गया। देख लेते हैं कौन कौन से महाजनपद थे। 16 महाजनपदों के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पे 16 महाजनपद है, देख लेते हैं। क्रमशः महाजनपद है, उनकी राजधानियाँ हैं और वर्तमान क्षेत्र है। तो मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रिज था। मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रिज था। भाई वर्तमान क्षेत्र पटना गया नालंदा का पड़ता है। अंग का चंपा राजधानी था, अभी भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र पड़ता है। वज्र संघ का वैशाली था, अभी वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र पड़ता है। काशी का राजधानी वाराणसी, उत्तर प्रदेश का भी वाराणसी क्षेत्र है। कौशल का श्रावस्ती, फैजाबाद उत्तर प्रदेश का फैजाबाद। मल का कुशीनगर उत्तर प्रदेश का देवरिया क्षेत्र आता है वर्तमान में। वत्स का कौशाम्बी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिछत्रक राजधानी था। सूरसेन का मथुरा, चेदी का शक्तिमती या शक्तिमती, अवंती का उज्जैन या माहिष्मती, मत्स्य का विराटनगर, अस्मक का पोतन या पोटली, कंबोज का हाटक या राजपुर और गंधार का तक्षशिला। 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद का विस्तार बिहार क्षेत्र में था। कौन कौन सा था देख लेते हैं। एक बज्जी था, दूसरा मगध था, तीसरा अंग था। बज्जी की राजधानी वैशाली था, मगध का राजगिरी था, अंग का चंपा था, जो कि अभी वर्तमान क्षेत्र भागलपुर मुंगेर क्षेत्र का पड़ता है। मगध का पटना गया नालंदा क्षेत्र पड़ता है और बज्जी संघ का वैशाली मुजफ्फरपुर का क्षेत्र पड़ता है। देखिए पहले कबीला था, उसके बाद जन हुआ, उसके बाद जनपद हुआ, उसके बाद महाजनपद हुआ था। अगला देख लेते हैं हम लोग बज्जी संघ और महाजन। बज्जी संघ 8 राज्यों का संघ था, जिसे अटकुल कहा जाता है। अटकुल बज्जी, लिस्वी, ग्रांतिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु, इक्ष्वाकु, बज्जी, लिस्वी, ग्रांतिक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु तथा इक्ष्वाकु इस संघ के 8 जनपद थे। बज्जी संघ में सबसे प्रसिद्ध लिस्वी जनपद था। कौन सा? लिस्वी गणराज्य था या लिस्वी जनपद था बज्जी संघ में। यही शक्तिशाली था वहाँ का बज्जी संघ में। लिस्वी की राजधानी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना राजा विशाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा विशाल के द्वारा किया गया था। लिस्वी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ग्रांतिक बज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे। बज्जी संघ या लिस्वी को विश्व का प्रथम, ये ध्यान में रखना, विश्व का प्रथम गणतंत्र किसे कहा जाता है? विश्व का प्रथम गणतंत्र लिस्वी या बज्जी संघ को कहा जाता है, की संज्ञा दी जाती है। देखिए और कुछ हम लोगों ने ऐड किया है। कुंडग्राम महावीर स्वामी का जन्म स्थान था। और बज्जी महाजनपद के सुप्रसिद्ध दरबारी नर्तकी कौन थी? बज्जी महाजनपद के सुप्रसिद्ध दरबारी नर्तकी कौन थी? आम्रपाली थी, जो बाद में वैशाली नगर की वधू भी बनी थी। बौद्ध धर्म को ये अपनाए थे। अगला देख लेते हैं मगध जनपद के बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। मगध जनपद राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। मगध राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध जनपद था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरे कारण यह सुरक्षित स्थान था, इसलिए इसको राजधानी बनाया गया था। जो कि 5 पहाड़ियों में रत्नागिरी हो गया, सोनगिरी हो गया, वैभवगिरी हो गया, उदयगिरी हो गया, विपलांचल हो गया, सिंगिरा था। मगध का विस्तार पटना से गया क्षेत्र तक था। मगध एवं अंग जनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है।
मगध एवं अवध जनपद का सर्वप्रथम वर्णन किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, बज्जी संघ उत्तर वाला क्षेत्र था और मगध जनपद देख लीजिए गया, नवादा, नालंदा, पटना का क्षेत्र था। अंग महाजनपद का भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र और बांका का क्षेत्र पड़ता था उसमें। अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को हराकर मगध शासक बिम्बिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। कौन सा शासक अंग को अपने क्षेत्र में मिलाया था? तो बिम्बिसार हर्यक वंश का शासक था। मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंश के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर लेते हैं। मगध की स्थापना वृद्धरथ ने की थी। वृद्धरथ का पुत्र जरासंध था। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन सा था? वृद्धरथ वंश का तो जरासंध था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित किया था। इसका आप लोगों ने कुछ पुरानी कथाओं और या वीडियो के माध्यम से देखा होगा। द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था। इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। मगध के उत्कर्ष का कारण क्या था? मगध क्यों उत्कर्ष हुआ? सभी महाजनपदों में ही मगध का उत्कर्ष का सर्वशक्तिशाली बनने का कारण उसके पीछे क्या था? मगध की प्रारंभिक राजधानी जो राजगिरी थी 5 पहाड़ियों से घिरा था, जो कि एक सुरक्षित स्थान उसको बनाता था। मगध नदियों से घिरा प्रदेश था, जहाँ उर्वर जलोढ़ मृदा उपलब्ध थी, जो कृषि की दृष्टि से अनुकूल थी। मगध में नदियों के जाल के कारण सिंचाई यातायात की सुविधा उपलब्ध थी। मगध के अंतर्गत छोटा नागपुर क्षेत्र खनिज संसाधन का संपूर्ण भरपूर क्षेत्र था। वनों की लकड़ी ताकतवर हाथियों से परिपूर्ण था, इसलिए मगध का शक्तिशाली बनने का एक कारण था। वृद्धरथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। कौन था? वृद्धरथ वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। इसको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं। अगला है हमारा क्या है? हर्यक वंश। हर्यक वंश, उसके अंतर्गत हम लोग बिम्बिसार के बारे में जानेंगे। इस वंश का स्थापना बिम्बिसार ने किया था। हर्यक वंश का स्थापना बिम्बिसार ने किया था 544 ईसा पूर्व। बिम्बिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको मगध का वास्तविक संस्थापक कैसे कहा जाता है? तो बिम्बिसार को कहा जाता है। बिम्बिसार ने विवाह नीति द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। उसकी पहली पत्नी कौशल देवी, जो कि कौशल की राजकुमारी थी, से विवाह कर उसने काशी का क्षेत्र प्राप्त किया था। तो दूसरी पत्नी उनकी चेलना थी, जो कि चेलना लिच्छवी के राजा चेटक की पुत्री थी। तीसरी पत्नी क्षेमा, जो कि पंजाब से संबंधित मद्र कुल की राजकुमारी थी। बिम्बिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत, इसको ध्यान में रखना है, बिम्बिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मैत्री संबंध बनाया था। बिम्बिसार ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए अपने राजवेद क्या देखिए जीवक को भेजा था। क्वेश्चन ना जाने कितना बार पूछा गया जीवक के बारे में, तो इसको ध्यान में रखना है कि बिम्बिसार ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए अपने किस राजवेद को भेजा था? तो जीवक को भेजा था। बिम्बिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, इसलिए उन्हें कुनिक कहा जाता है, पितृहंता ये कहा जाता है अजातशत्रु को। इसी कारण अपने पिता की हत्या के कारण अजातशत्रु के बारे में देख लेते हैं। अजातशत्रु जिनका पीरियड 492 से 460 ईसा पूर्व था। अजातशत्रु बिम्बिसार के बाद हर्यक वंश का शासक बना। उसका वास्तविक नाम कुनिक था। कौशल देवी की बिम्बिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया। काशी से जो उन्हें धन की प्राप्ति होती थी, तो प्रसेनजीत ने काशी को वापस ले लिया था, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ। अंततः अजातशत्रु ने प्रसेनजीत को पराजित कर काशी पर अपना अधिकार प्राप्त किया और वहाँ से जो धन आता था उसको प्राप्त करने लगा। बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री बजिरा से भी हो गया। अजातशत्रु ने बज्जी संघ एवं मल्लों को भी पराजित किया था। बज्जी संघ जिसकी राजधानी लिच्छवी थी, उनको भी पराजित कर और मल्लों को भी पराजित कर अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था। बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। इंपॉर्टेंट है, किसके काल में बौद्ध संगीति का प्रथम आयोजन हुआ था? तो अजातशत्रु के काल में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में हुआ था। कौन सी गुफा में हुआ था? तो सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। हर्यक वंश के अंतर्गत जान लेते हैं उदयन के बारे में। तो सिंहल अनुश्रुति के अनुसार, किसके अनुसार? सिंहल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। इसलिए इस वंश को पृथहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश को कौन सा वंश भी कहा जाता है? पृथहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि सभी लोग अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त किए थे। उदयन या उदयन ने अपने राजधानी जो है राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। इसने राजगिरी से पाटलिपुत्र अपने राजधानी को स्थानांतरित किया था, तो उदयन हो जाएगा। इसने गंगा, सोन, गंडक और संगम तट पर पाटलिपुत्र को स्थानांतरित करके वहाँ पर राजधानी स्थापित किया था। उदयन के 3 पुत्र थे, एक थे अनुरुद्ध, दूसरा मुंडक, तीसरा नागदशक थे। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। क्या था? अंतिम शासक था नागदशक। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता था, जो हम लोगों ने पहले भी जान लिया है। अब देख लेते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने ही हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर
शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। इसने पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर वैशाली को राजधानी बनाया था। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को अपने मगध क्षेत्र में मिलाया था। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स और कौशाम्बी को भी अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था। 394 ईसा पूर्व शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक जो इसी वंश का था, कालाशोक जो इसी वंश का था, मगध का शासक बना और पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया। क्या कहा गया था? किसको पुराणों में काकवर्ण कहा गया है? तो कालाशोक को कहा गया है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गया। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः कहाँ होगी? पाटलिपुत्र। देखिए, सबसे पहले राजगृह से पाटलिपुत्र किसने राजधानी को स्थानांतरित किया? तो उदयन ने। उसके बाद वैशाली किसने स्थानांतरित किया? तो शिशुनाग ने। और उसके बाद फिर वैशाली से पाटलिपुत्र किसने राजधानी स्थानांतरित किया? तो कालाशोक ने। अगला देख लेते हैं। कालाशोक ने 483 ईस्वी पूर्व वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति, किसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ? तो कालाशोक के काल में। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। शिशुनंदन थे। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। इन्होंने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना किया था। जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, उसकी हत्या कर महापद्मनंद ने नंद वंश को स्थापना किया था। महापद्मनंद ने एक राट और एक छत्रक की उपाधि भी धारण किया था। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा गया है। पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा गया है। पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। क्वेश्चन आएगा कि परशुराम का दूसरा अवतार किसे बताया गया है पुराणों में? तो महापद्मनंद आंसर होगा। महापद्मनंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि क्षेत्रों को पराजित कर मगध साम्राज्य में मिलाया था। अब तक 321 ईसा पूर्व तक काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार इसके ही काल में हुआ था, महापद्मनंद के समय ही हुआ था। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महापद्मनंद था। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि, व्याकरण के जो महान विद्वान जिन्हें पाणिनि कहा जाता है, महापद्मनंद के समकालीन थे। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद हुआ। धनानंद के समय यूनानी शासक सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर, लेकिन उनका आक्रमण विफल हो गया था। वो वापस खाली हाथ लौट गए थे। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता था। उनका अपमान किया था धनानंद ने। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा दी और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से। तो मौर्य वंश के बारे में देख लेते हैं। बिहार के एग्जाम के लिए यह बहुत ही फेवरेट टॉपिक है बिहार के लोगों के लिए। तो मौर्य वंश के हम लोग जान लेते हैं मौर्य वंश के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन एवं स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस कहा था, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की थी। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंडोकोटस के रूप में चिन्हित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य कुटिल थे। उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकटर के साथ युद्ध किया था और युद्ध के पश्चात यह संदेह हुई थी कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकटर को 500 हाथी दे, तथा जो सेल्यूकस निकटर है उसको चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार और मकरान और हेरा क्षेत्र उन्हें प्राप्त हुआ था। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कार्लिनिया से हुआ था, जो सेल्यूकस की पुत्री थी। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीस को भेजा था। मेगास्थनीस ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर बिहार में हिंदू कुश पर्वत से ईरान तक था और दक्षिण में कर्नाटक से तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तथा पूर्व में बंगाल तक इनका क्षेत्र विस्तार था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था और 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति जिसे संलग्ना विधि भी कहते हैं, उनके द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। उनके पुत्र हुए बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। उसे अमित्रघात या सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया का राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टोलमी फिलाडेल्फस ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पहले पुत्र सुसीम को भेजा था, परंतु वो विद्रोह को दबाने में असफल हो गए थे। फिर अपने पुत्र, जो कि उज्जैन का शासक भी था, या तो वहाँ का उज्जैन का बोलते हैं
प्रतिनिधि था अशोक, उनको भेजा था, तो ये इसमें विद्रोह को दबाने में सफल हो गए थे। तभी से इन्होंने बिंदुसार ने अपना उत्तराधिकारी सुसीम को हटाकर अशोक को मानने लगा था। बिंदुसार आजीविका संप्रदाय का अनुयायी था। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक मोखली पुत्र घोषाल थे। कौन थे? मोखली पुत्र घोषाल थे। अब अशोक के बारे में जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद 4 वर्षों तक अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। 4 वर्ष के बाद, क्योंकि पहले 4 वर्षों में उत्तराधिकारी के लिए वहाँ पे संघर्ष हुआ था अशोक और सुसीम के बीच में। इसके पूर्व वह उज्जैन का राज्यपाल भी था। कौन? अशोक। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में उन्हें मास्की और गुर्जरा के अतिरिक्त नेतृत्व तथा उद्गोलन में अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। सिंहली अनुश्रुतियों में बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है, उनके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। हालांकि अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं होती है। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया था, जो कि वो जीते भी थे और कलिंग को मगध में सम्मिलित भी किया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का जानकारियाँ प्राप्त होती है कि मैं 13वें शिलालेख से। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया और उससे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। इससे पूर्व वो शैव धर्म को मानता था। दिव्या दान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी। किसने? उपगुप्त ने। अब देख लेते हैं अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष कौन कौन से थे। 9वें वर्ष में उन्होंने कलिंग युद्ध किया था। 10वें वर्ष उन्होंने बोध गया की यात्रा किया था। 12वें वर्ष उन्होंने निंगली सागर यात्रा किया था। 13वें वर्ष उन्होंने धम्म महापात्रों का अलंकन किया था। 14वें वर्ष उन्होंने धम्म महापात्रों की नियुक्ति किया था। 20वें वर्ष उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा किया था। 20वें वर्ष उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा कर अशोक ने वहाँ का कर घटाकर 1/8 कर दिया था, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानता था और बुद्ध का संबंध भी लुम्बिनी क्षेत्र से था, भगवान बुद्ध का। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। आगे देख लेते हैं। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में किया था। अशोक ने पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। दूसरी कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तीसरी पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथी वहाँ होगा कुंडलवन कश्मीर में होगा। अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया था। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया था। ये उत्तराधिकारी कुणाल हुए, बंधुपालित हुए, इंद्रपालित हुए, दसेन हुए, दशरथ हुए, संप्रति हुए, शालीश्वक हुए, देववर्धन हुए, शतधनुष हुए, बृहदत्त हुए। इसमें एक कुणाल याद रखना है, दशरथ याद रखना है और बृहदत्त है, बाकी किसी को याद नहीं रखना है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों तक चला था। कितना? 137 वर्षों तक चला था। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई थी। इस व्यवस्था में राजा सम्राट संपूर्ण व्यवस्था पर शीर्ष पर होता था। राजा में प्रशासनिक, सैनिक और न्यायिक शक्तियाँ निहित थी। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश, देश के बाद प्रांत, प्रांत के बाद विषय, विषय सबसे छोटा ग्राम था, सबसे बड़ा देश या केंद्र होता था। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य की नियुक्ति की गई थी तथा तीर्थ उच्च संधि कार्य होते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या कितनी थी? 18 थी। प्रमुख अधिकारी के बारे में जान लेते हैं। समहर्ता जिसे राजस्व विभाग का प्रधान होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। शीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। पन्याध्यक्ष वाणिज्यिक विभाग का प्रधान होता था। अक्ष पटलाध्यक्ष महालेखाकार होता था। समहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान होता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। शीताध्यक्ष कृषि विभाग का प्रधान होता था। पन्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग जिसे प्रधान होता था। अक्ष पटलाध्यक्ष महालेखाकार होता था और सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान होता था। मौर्य काल में 4 प्रकार की सेना उपलब्ध थी। पहली पैदल सेना, दूसरी हाथी सेना, तीसरी घुड़सवार सेना और चौथी रथ सेना। न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी, लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था। न्याय व्यवस्था को भी 2 भागों में बांटा गया था। पहला था धर्म स्थनीय और दूसरा था कंटक शोधन। धर्म स्थनीय दीवानी न्यायालय था और कंटक शोधन फौजदारी न्यायालय था। गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्रों में जासूसों को चर कहा गया। गुप्तचर व्यवस्था 2 प्रकार की थी। पहली संस्था, दूसरा संचार। संस्था एक स्थान पर रहकर गुप्तचर कार्य करना होता था और संचार घूम घूम कर गुप्तचर कार्य करना होता। संचार से याद रख लेते थे। संचार व्यवस्था में कि होता है कि अलग अलग जगह जाकर गुप्तचर का कार्य करना, वहाँ से जानकारियाँ प्राप्त करना। मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था। इसके द्वारा राजकुमारी के द्वारा। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल अशोक हुआ करता था, जो कि उज्जैन का राज्यपाल था। अवंती की राजधानी उज्जैन थी। उसकी राजधानी तक्षशिला को कहा जाता है। प्राच्य जो कि पूर्व में पाटलिपुत्र होता था। कलिंग तोसली था। दक्षिणापथ सुवर्णगिरि था। अवंती का उज्जैनी राजधानी था। ये 5 प्रांत था अशोक के मौर्य प्रशासन में। अगला देख लेते हैं। प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया जाता था। विषय का प्रधान विषयपति या प्रादेशिक
कहलाता था। विषयों का विभाजन ग्राम के रूप में किया जाता था। ग्राम का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। 10 गांवों के समूह को गोप कहा जाता था। नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों द्वारा किया जाता था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। 6 × 5 30 सदस्य, कुल 30 सदस्य द्वारा नगर का संचालन किया जाता था। अर्थव्यवस्था देख लेते हैं मौर्य प्रशासन की। मौर्य काल में राज्य की आय का स्रोत कृषि, उद्योग, व्यापार था। क्या था? कृषि, उद्योग और व्यापार। सर्वाधिक आय कृषि से प्राप्त होता था और कृषि पर 1/6 कर लिया जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को कौन भूमि कहा जाता था? सीता भूमि। उद्योग एवं व्यापार में 1/10 कर, कृषि में 1/6 और उद्योग एवं व्यापार में 1/10 कर लिया जाता था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह भरूच, जो कि अभी गुजरात में है, गुजरात था, भरूच था। करों की चोरी के संदर्भ में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था। करों, जब भी कर का चोरी करता था उसे मृत्युदंड दिया जाता था। सामाजिक व्यवस्था देख लेते हैं। सामाजिक व्यवस्था कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभाजित था। परंतु मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज 7 वर्णों में विभाजित था, जो कि पहला दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरक्षर और सभासद था। 7 वर्णों में मेगास्थनीज ने विभाजन किया और 4 में कौटिल्य ने विभाजन किया। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन था, परंतु मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिले हैं। क्या? वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिले हैं। इस काल में वेश्यावृत्ति के कारण महिलाओं को रूपा जीवा कहा गया है। मौर्यकाल के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न काल रूपों, स्थापित कला एवं मूर्ति कला का विकास हुआ था। एक कला के 2 रूपों में विकसित हुई थी। राजकीय संरक्षण में विकसित कला को राजकीय कला कहा जाता था तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा विकसित कला को लोक कला कहा जाता था। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापित कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। स्थापित कला में राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप और गुहा विभाग में किया गया था। राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला में स्तंभों के ऊपर मूर्ति एवं स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों के भी प्रमाण मिले हैं। लोक कला के रूप में यक्ष अक्षनियों की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया था। इसका प्रमुख उदाहरण दीदारगंज, देखिए यहाँ ध्यान रखना है, क्या दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त लोहनीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? यक्ष अक्षिणी की मूर्ति दीदारगंज से और लोहनीपुर से जैन तीर्थंकर की मूर्ति प्राप्त हुई थी। देखिए साथियों, हम लोगों ने मौर्य काल तक आज की वीडियो में कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बौद्ध धर्म से देखेंगे। यही वीडियो में देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका पार्ट 2 लाएंगे। उसमें हम लोग बौद्ध धर्म, जैन धर्म आगे का चैप्टर की बात करेंगे। चलिए साथियों, आज के लिए इतना है। जय हिंद, जय भारत।